So hello everyone, we are here for our LT grade classes. क्या कॉमर्स का सेक्शन या कॉमर्स का पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं जो 120 मार्क्स आपके कवर करता है। हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग, ये आपके सबसे ज्यादा वास्ट या सबसे लेंदी यूनिट्स जो है वो मांगने जाते हैं। अकाउंटेंसी में हमको पढ़ना क्या है? अकाउंटेंसी में पढ़ना है हमको हमारा 11th का सिलेबस, हमको हमारा 12th का सिलेबस, और ग्रेजुएशन के पोर्शन में से हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? एक है जी हायर परचेज, दूसरा है आपका इंस्टॉलमेंट, तीसरा है आपका रॉयल्टी। ठीक है, 11th में आपने क्या पढ़ा था? 11th में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने उसके यूजेस, उसका प्रोसेस, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशन सब पढ़े थे। इंट्रोडक्शन के बाद आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, पीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं। इसमें आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, यूजेस, प्रोसेस, यूजर्स एंड प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट वगैरह ये सब आ जाते हैं। 12th में जब आप आए तब आपने लिया था जी पार्टनरशिप, इसके साथ में था आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपने पढ़े थे शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद आपने पढ़े थे इसके फाइनल अकाउंट्स, है ना। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुझे ये सिलेबस बताने का मेरा जो मोटिव है वो आपको डराना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है वो आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये दोनों ही एक बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट यूनिट जो है कवर करते हैं ये चैप्टर्स। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था जब पढ़ना शुरू किया था, तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे जब यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी, या जिसको हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। ठीक है, लेखांकन। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है लेख और अंकन। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेख और अंकन। तो जी पहले क्या होता था, बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर होता था। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते थे वो बहुत कुछ तो याद रख लिए जाते थे, और अगर याद नहीं भी रखे जाते हैं तो एक छोटी सी लॉग बुक बना के उनको मेंटेन करना बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारा बिजनेस लोकल ना रहकर रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल हो गया है, तो हर एक ट्रांजैक्शन को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम अपने सारे लेन देनों को, लेन देन के लेखों का अंकन करते हैं, व्हेन वी राइट या रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, तो ये जो काम किया जाता है वो अकाउंटेंसी के अंदर किया जाता है। हमने ना, जब यूपी बोर्ड वाले जो होंगे उन्होंने एक लाइन पढ़ी होगी, भूल पड़े कागज से ले। तो ये किसके लिए यूज की जाती है? ये लाइन यूज की जाती है अकाउंटेंसी के लिए। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भूल पड़े कागज से ले, ये लाइन या ये जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो अकाउंटेंसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो अकाउंटेंसी इज बेसिकली रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, प्रोसेस of writing या recording all the transactions of business in the record books, वो आपकी अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या लेखा शास्त्र होता है। ये लेखांकन तो अकाउंटिंग होता है। दो टर्म्स हमें पढ़ने होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग, जिसको हम बोलते हैं पुस्तपालन, और दूसरा होता है अकाउंटिंग। ये लेखा शास्त्र होगा, है ना, यहाँ पर लेखा शास्त्र होगा, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लेखों के अंकन के बारे में पढ़ते हैं, लेखांकन। ठीक है, तो जी बुक कीपिंग के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको बुक्स में भी यही लिखा हुआ मिलेगा, बुक कीपिंग। ठीक है, पुस्तकों का पालन, तो यहाँ पर पुस्तकों के पालन का मतलब ये नहीं है कि जैसे मुर्गी पालन, है ना, गाय पालन, ऐसा नहीं। बुक कीपिंग का मतलब है, यहाँ पर बुक्स का मतलब है आपकी अकाउंटिंग बुक्स, और कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग या उसमें लिखना। क्या लिखना? ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस on the basis of all the rules and principles, सभी नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की पुस्तकों में सभी प्रकार के व्यवसाय के लेन देनों को लिखना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। तो एक डेफिनेशन जो निकल कर आई हमारे पास बुक कीपिंग की, वो है recording all the transactions of the business in the books of accounting on the basis of all rules and principles, सभी नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की या अकाउंटिंग की किताबों में, अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करना या लिखने को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। नया यूनिट स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी का। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बुक कीपिंग करता कौन है? बुक कीपर। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। ये लाइट बंद नहीं हो सकती बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन ये लाइट जरूरी है फिलहाल। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की। आप जैसे लोग, मतलब बीकॉम किए हुए लोग, बीबीए किए हुए लोग, एमकॉम किए हुए लोग, अकाउंटेंसी की कोई ट्रेनिंग किए हुए लोग, कोई भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। ठीक है, ओके। बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है, बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है, वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, वहां पर आपकी अकाउंटिंग जो है, वो स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है?
बुक कीपिंग में आता है आपका रफ बुक में लिखना, उसके बाद उसका जर्नल करना, उसके बाद उसको लेजर में डालना और उसका ट्रायल बैलेंस बनाना। इसके हम जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक का काम आता है, समराइज करने तक का काम आता है, समराइज करने तक, ठीक है। जब हम 9th में यूपी बोर्ड में थे, तब हम जब ये पढ़ रहे थे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, तो एक गर्ल थी हमारे बैच में, तो दीदी हमें ये बता रही थी कि रफ बुक में जो है वो उस टाइम लिख लेते हैं कि भाई इससे पैसा आया, इससे माल खरीदा एंड सो ऑन, फिर शाम को बैठ के प्रॉपर जर्नल में उसका लेखा किया जाता है। तो एक लड़की का ये डाउट था, मैम शाम को ही क्यों, रात को क्यों नहीं कर सकते, रात को कर सकते हैं क्या? तो ऐसे वाले लोग भी हमारे साथ में थे कि मैम शाम को ही क्यों करते हैं जर्नल में एंट्री, रात को कर लेंगे। ऐसा कुछ फिक्स टाइम है कि शाम को, कि भगवान की जोत के टाइम पे ही करना है हमें जर्नल एंट्रीज? ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम भी आप अपनी दुकान बढ़ाते हो, आपको टाइम मिलता है, तो आप उस पूरे दिन का जो लेखा है उसको जर्नल में कर लेते हो आफ्टर द रफ बुक। ये रहा जी सिलेबस। 12th के आगे के ये 3 चैप्टर बेसिकली हमको पढ़ने हैं मेनली, बस। इसके अलावा ऐसा कुछ ना मुझे सिलेबस में दिखा। ये दोनों तो मेंशनड ही है, लेकिन रॉयल्टी मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आपको पता है इस बार पेपर ज्यादातर कैसे बन रहे हैं, कि प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर बन रहे हैं। उस टाइम पर रॉयल्टी था, लेकिन हम पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा चैप्टर में, क्या दिक्कत है, टर्म्स पढ़ लेंगे कि होता क्या है इसमें, ठीक है। चलो, अच्छा, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी, तो वहां पर अगर हमें याद हो तो हम सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखते थे कि एक कंसेप्ट आता था हमारे पास, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक चीज मुझे बतानी है, इसलिए मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या था, या मुद्रा मापन सिद्धांत था कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे या उन्हीं इवेंट्स की एंट्री करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। कितने की सेल हुई ये बता सकते हैं, कितने का लॉस हुआ ये बता सकते हैं, लेकिन अगर मैनेजर काम छोड़ के चला गया तो कितने रुपए का मैनेजर था नहीं बता सकते, मालिक का घोड़ा मर गया तो घोड़े की मौत कितने रुपए की थी ये नहीं बता सकते। तो कोई भी ऐसे इवेंट्स या कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उनका हम अकाउंटेंसी में लेखा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है आइडेंटिफाइंग, या पहचान। किस चीज की पहचान? उन इवेंट्स की, उन ट्रांजैक्शंस की जिनको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको हम करते हैं जर्नल में, यही करते हैं। जब भी हमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है तो हम जर्नल में करते हैं, ठीक है। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? लेजर, खाता बही। खाता बही बनाने में हम काम क्या करते हैं? जो भी जर्नल में हमने पूरे जर्नल एंट्रीज की हुई होती हैं, हर एक खाते का अपना अलग अकाउंट बना देते हैं, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम करते हैं समराइजिंग, सॉरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जिसके लिए हम बनाते हैं लेजर। लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगी,
ट्रायल बैलेंस, तलपट, ठीक है। ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें करना होता है समराइजिंग, ठीक है। सारे अकाउंट के बैलेंसेस को समराइज करके हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, समराइजिंग। इससे हमें क्या, चलो ये हम बाद में बात करेंगे इससे हमें क्या मिलता है। फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं P&L, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग। जैसे जर्नल बनाने को बोलते हैं रिकॉर्ड करना, लेजर बनाने को बोलते हैं क्लासिफाई करना, ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलते हैं समराइज करना, ऐसे ही P&L, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट को बनाने को हम बोलते हैं एनालाइज करना, विश्लेषण। विश्लेषण IAS क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, और विश्लेषण करना जो है वो एनालाइज करना होता है, कि हम चीजों को एनालाइज करके उससे रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप आपका आता है इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट निकालना या रिपोर्ट रेडी करना, ठीक है। इन सबको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बस मैं स्टेप बता रही हूँ अभी। उसके बाद आता है द लास्ट स्टेप, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है। हमने जब जर्नल बनाया, हमने जब जर्नल बनाया तब हमारे पास सिर्फ एक काम हुआ कि सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड हो गए। तो जर्नल का मेन मोटिव क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस को बस रिकॉर्ड करना, लिख देना। खाता बही या लेजर या वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? सारे अकाउंट्स का बैलेंस पता करना, कि राम का हमारे यहाँ कितना बैलेंस है, कैश हमारे पास कितना बचा हुआ होना चाहिए, सेल हमारी कितनी हुई है, एंड सो ऑन। ट्रायल बैलेंस या समराइजिंग का उद्देश्य होता है हमारा एरर फाइंड करना, जो कि जनरली अर्थमेटिक एरर होते हैं, अर्थमेटिकल एरर होते हैं, जो कि मैथमेटिकल एरर या गणितीय गणितीय गलतियां निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, P&L से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट से हमको पता चलती है सिचुएशन ऑफ आर बिजनेस। कौन सी? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आर बिजनेस। उसके बाद हम एक रिजल्ट या रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना लास्ट ईयर कंपैरेटिवली इतना हुआ, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट ज्यादा था, इस साल कम हुआ, उसके कारण ये हो सकते हैं। उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट कर देते हैं उसके यूजर्स को, टू द यूजर्स, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आगे की पॉलिसीज को बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। अब यहाँ पर जो आपका समराइजिंग तक का पार्ट है, जो आपका समराइजिंग तक का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका बुक कीपिंग में आता है। तो बचा हुआ पार्ट किस में जाएगा? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में। अकाउंटेंसी ना, अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है, ठीक है। होता ये है कि ये आपका बुक कीपिंग है, उससे बड़ा स्कोप है आपका अकाउंटिंग का, और उससे बड़ा स्कोप जिसके अंदर ये दोनों आते हैं वो है अकाउंटिंग। इसमें आइडेंटिफाई करने से लेकर समराइज करने तक का काम आता है। यहाँ पर
जैसे बुक कीपिंग एंड होती है उसका काम आता है, और यहाँ पर एनालाइज करने से लेकर कम्युनिकेशन करने तक का काम आता है। अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें हम इन दोनों को पढ़ते हैं। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है। अकाउंटेंसी है ना। अब यहाँ पे और भी डिफरेंस समझ लो। बुक कीपिंग करता है बुक कीपर, अकाउंटिंग करता है अकाउंटेंट। ठीक है, इसके लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जनरली बड़ी कंपनीज में तो अकाउंटेंट जो है वो सीए ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, सीए को ही ट्रेन किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। जी बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू पेपर में कुछ भी आ सकता है। क्या मैं बताऊं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन डैश एंड्स। जी बुक कीपिंग नो। तो द मोस्ट द या फिर बोलेंगे द वाइडेस्ट कंसेप्ट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, नन ऑफ देम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं, कहीं पर भी एग्जामिनर का दिमाग जा सकता है। ठीक है, ओके। अब मैं पॉइंट भूल गया लग रही थी। ये ये प्रीवियस स्टेप है या लेटर स्टेप है? ये इजी होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने में दिक्कतें नहीं आती हैं, जब एडजस्टमेंट्स करने की बारी आती है ना फाइनल अकाउंट में, तब दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये नैरो कंसेप्ट है, ये आपका वाइडर कंसेप्ट है। तो मैंने टेबल फॉर्म में ना बना के ऐसे डिफरेंस बना दिया है, चलेगा? चलाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास, तुम्हें दोबारा टेबल नहीं बनाने वाली। प्रोसेस, आगे बढ़े। जी, प्रिंसिपल को स्टडी किया जाता है। क्यों करनी है जी अकाउंटिंग? वाई? वाई टू डू अकाउंटिंग? अब यहाँ पर जो अकाउंटिंग टर्म यूज हो रहा है ना,
उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी भी बिजनेस को अकाउंटिंग करने की आवश्यकता क्या है? Why any business should do accounting? बताओ, आप लोग ही बताओगे, पहला पॉइंट बताओ। फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और बताओ, प्रॉफिट या लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, और एज प्रूफ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, सामने वाला बोले कि नहीं मैंने 10,000 पे कर दिए हैं, आप बोलो कि नहीं अभी तो 8 ही किए हैं, या 10 लाख पे कर दिए हैं, आप बोलो कि 8 ही किए हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ उसने नहीं किए हैं। अगर किए होते तो रसीद होती और उस पर उसका साइन होता, ठीक है। इसके अलावा स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, वैधानिक आवश्यकता। जैसे कि कंपनीज के लिए, कंपनीज को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन लोगों के लिए इतना कंपलसरी नहीं होता। इसके अलावा जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहयोगी संस्थाएं, इसके अलावा जो आपके एनजीओज होते हैं कि डोनेशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज कर रहे हो, उन सब के लिए उनको वैधानिक आवश्यकता है कि उनको अकाउंटिंग करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट, एक रिकॉर्ड या एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा बिजनेस। एक बेस हमें मिल जाता है, एक आधार हमें मिल जाता है पॉलिसी निर्माण करने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, गिरने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा लॉस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उस लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे के रोड मैप बनाने के लिए, आगे की पॉलिसीज बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग के आधार की, अकाउंटिंग एज अ बेस यूज कर सकते हैं। और बताओ, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, भाई पिछले साल का हमारे बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस था, इस साल का परफॉर्मेंस क्या है, उस सामने हमारे कॉम्पिटिटर का क्या परफॉर्मेंस है और हमारा परफॉर्मेंस क्या है। अब आप बोलोगे कॉम्पिटिटर का बैलेंस शीट हमको कैसे पता होगा, अब आप बोलोगे कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस हमको कैसे पता होगा, तो ये जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करती हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको अगर ढूंढना है, रिलायंस की बैलेंस शीट मिल जाएगी, टाटा इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट अभी मिल जाएगी, कोई भी और ऐसी कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी है उसकी बैलेंस शीट आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उनको पब्लिश करनी पड़ती है पब्लिक को दिखाने के लिए कि आपने हमारे यहाँ जो पैसा लगाया हुआ है वो कैसे प्रयोग किया जा रहा है। और आगे के शेयर्स बेचने के लिए भी तो चाहिए कि कंपनी इस यहाँ पर स्टैंड करती है, हमारे शेयर्स खरीदो, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं एडवांटेजेस बना दूं तो कैसे बनाऊंगी? जी,
यही पॉइंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करना है, हमारा उद्देश्य ही तो है। हमारे एडवांटेजेस नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अगर हम किसी काम को किसी उद्देश्य से कर रहे हैं तो वही तो उसके लाभ होंगे। अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है, कुछ सीखना, तो हमारा एडवांटेज क्या होगा कि हम कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को टू आइडेंटिफाई को हम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, प्रूफ काम आ जाता है, वैधानिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस का पता चल जाता है ताकि हम आगे काम कर सकें, पॉलिसी बनाने में हेल्प मिल जाती है और कंपैरिजन करने में हेल्प मिल जाती है। यही हमारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं अकाउंटेंसी के डिसएडवांटेजेस की बात करूं या लिमिटेशंस की बात करूं, सीमाओं की बात करूं, डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो क्या होंगी, क्या कमियां हैं, क्या कमियां हैं अकाउंटिंग में। लेंदी बहुत है, नहीं वो तो जरूरी है। और ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं जी, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आजकल तो टैली से काम होता है। ह्यूमन एरर हो सकती हैं या कुछ एरर ऐसी होती हैं जो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाती। जैसे राम से रिसीव हुए हमको, राम से रिसीव हुए हमको 5,000 और हमने लिख दिया उसको 500। उसी का जर्नल हुआ, उसी का लेजर हुआ, उसी का ट्रायल बैलेंस हुआ, वही हमारा P&L में गया, पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि जर्नल जब हुआ तब हमने एंट्री करी थी कैश टू राम, तो यहाँ भी हमने 500 लिखा, यहाँ भी हमने 500 लिखा, तो दोनों साइड 500 रुपए गया ना, तो बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी, ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने खरीदी मशीनरी, मशीनरी खरीदी जिसके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय, वो मैंने जर्नल एक्सपेंसेस में डाल दिया, जो डालना था मशीन में। तो यहाँ मशीन में डालती तब भी वो डेबिट होता, जर्नल एक्सपेंसेस में डाल दिया तब भी वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा तो कोई बात नहीं है, हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। मशीन में डाल दिया, डालती तब भी डेबिट होता, जर्नल एक्सपेंसेस में डाल दिया तब भी डेबिट हो रहा है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा, बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी। तो बहुत से ऐसे एरर होते हैं जो अकाउंटिंग से पता ही नहीं चलते, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज, ओनली मनी मेजर्ड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ उन्हीं लेन देनों को या उन्हीं इवेंट्स का लेखा किया जाता है जो मनी में, मुद्रा में मापे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई मैनेजर है जिसने हमारे कॉम्पिटिटर्स से अच्छा रिलेशन बना के रखा हुआ था, उसने रिजाइन दे दिया या वो छोड़ के चला गया, लड़के चला गया, जैसे भी है, उसके जाने के बाद हमारे जो और कॉम्पिटिटर्स हैं, रिलेशंस हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे रिलेशन जो है वो खराब हो गए, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। लेकिन उस मैनेजर के रिजाइन को तो हम मनी में मेजर नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो उसकी हम एंट्री ही नहीं करेंगे, ठीक है। और बताओ और क्या दिक्कतें हैं जी। नॉट एक्यूरेट
नॉट अ प्रूफ ऑफ ट्रू प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन। जब ऑब्वियस ही बात है, अगर एरर आ सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो सही प्रॉफिट होगा, सही लॉस दिखाया जा रहा है या सही फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाई जा रही है, उसका ये प्रूफ तो है नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी हो भी सकती है, इधर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट मैच करने के बाद भी गलतियां निकल सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड। जी, अगर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी होती, अगर आप साइंस वाले बच्चे होते और यहाँ पे कॉमर्स पहली बार पढ़ रहे होते, या आर्ट्स वाले बच्चे होते यहाँ पर आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे होते, तो क्या मैं जो ये डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस ये सब टर्म बोल रही हूँ समझ में आते? नहीं आते। ठीक है, तो स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है अकाउंटिंग करने के लिए, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि सब लोग नहीं कर सकते। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए ही है क्योंकि इसको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, इजी नहीं है। कैन बी मैनिपुलेटेड, इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अच्छी अच्छी चीजें बाहर दिखाना और जो घपले हो रहे हैं वो छुपा लेना। ठीक है, तो इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। अगर सीए का काम ही यही होता है, घपले छुपाना। ठीक है, उसी के पैसे लेते हैं वो लोग, जो भी हमने अपने प्रॉफिट को कम दिखाया है उसको तुम जस्टिफाई कर दो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग जो है वो पॉसिबल है। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? बोल हो रहा है। तो हमने किया क्या है अभी? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का मीनिंग, प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एनी डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़े। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, स्टार्ट तो सिर्फ एक ही अकाउंटेंसी से हुआ था कि हम भाई रिकॉर्ड करेंगे, उसका बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट पता करेंगे, लॉस पता करेंगे एंड ऑल। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में कुछ इसकी ब्रांचेस बन गई हैं, जिसमें आपकी 4 ब्रांचेस जो है वो मेन है, 5वीं भी है, चलो बताते हैं। एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और सबसे मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ रहे हो, वित्तीय लेखांकन,
जिसमें आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट निकालने के बाद आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल सिचुएशन निकालते हो, जो बेसिकली अभी आप पढ़ रहे हो वित्तीय लेखांकन, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, इसको हम लागत लेखांकन बोलते हैं, लागत लेखांकन, ठीक है। लागत लेखांकन बेसिकली उन जगहों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जहां पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ उत्पादन के काम हो रहा हो, जिसमें हम पर यूनिट, पर सेट, इस तरह से कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं कि कॉस्ट को, इसका काम होता है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना एंड कंट्रोल करना। लागत पर, लागत की पहचान एवं नियंत्रण, लागत को कंट्रोल करना, लागत निकालना व उस पर नियंत्रण करना। सेकेंड पॉइंट, मतलब इसमें ऐसे कॉस्ट निकालते हैं कि पर यूनिट की कॉस्ट कितनी, या हमने 10 बॉटल्स का सेट है तो सेट का यूनिट कितना, ऐसा मतलब किसी भी बेस पर हम निकाल सकते हैं कॉस्ट। उसमें कॉस्ट को निकाला जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल मतलब मिनिमम करने की कोशिश की जाती है। कोई डाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में? ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम प्रबंधकीय लेखांकन बोलते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो काम होता है वो होता है डिसीजन में हेल्प करना, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू मैनेजमेंट। प्रबंध को या मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। जो आप रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो वो इसी का पार्ट है कि भाई हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो इतना है, पिछले साल नेट प्रॉफिट रेशियो इतना था, तो अब मैनेजमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए कि ये जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बढ़ता रहे या बढ़े अगले साल के लिए, ठीक है। एचआरए मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मोस्ट मॉडर्न पार्ट, मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, ये लिख लेना। Which of the following are the most modern concepts of accounting are HRA और IA inflation accounting, मुद्रास्फीति लेखांकन और मानव संसाधन लेखांकन। हमारे अकाउंटिंग के ना दो प्रॉब्लम्स थे, इसमें एक लिखा है एक नहीं लिखा है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिर्फ मनी वाली चीजों के बारे में बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात नहीं करता, है ना। क्योंकि हाँ, वैसे तो किसी भी बिजनेस में उसके ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो पढ़ने, वहां पर उसी बेस पे जाते हो कि कहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, टीचर कौन सा कहाँ अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। आप कहीं पर भी पार्लर की सर्विसेज लेने जाते हो तो आप इसी बेस पर जाते हो कि उसकी सुना बहुत है, वो अच्छा काम करती है या करता है जो भी है, ठीक है। तो ह्यूमन किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और उन्हीं को अकाउंटिंग में नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके लिए कुछ लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये वाला कंसेप्ट आया था मानव संसाधन लेखांकन। इसमें इस चीज का लेखा किया जाता है कि कोई पर्सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन मॉनेटरी फॉर्म। अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन मॉनेटरी फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ से 50,000 रुपए सैलरी ले रहा है, तो वो हमें 5 लाख का काम करके दे रहा है, तो वो हमारे लिए 5 लाख के बराबर इंपॉर्टेंट है। तो इस बेस पर, या उनके अलग बेसिस होते हैं, उन बेसिस पर इसकी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। वो और ये हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडर्न कंसेप्ट है और ये किस लिए काम आते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारी अकाउंटिंग की ये भी है, अगर आपको पता हो, कि जो भी असेट्स लिखी जाती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जो भी लिखी जाती हैं, वो उसी वैल्यू पर लिखते हैं जिन पर खरीदा गया था, और डेप भी उसी पे लगाते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है ना, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में करंट वैल्यू पर या करंट प्राइस इंडेक्स पर संपत्तियों का लेखा किया जाता है। आज क्या प्राइस है लैंड का, जो मेरे पास मैंने इतने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी वो इसमें अकाउंटिंग होगी। आज क्या वैल्यू है वो इसमें अकाउंटिंग होगी। अभी क्या प्राइस इंडेक्स या प्राइस लेवल चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर अकाउंटिंग होगी। एक और कंसेप्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो कि एचआरए का ही पार्ट है। पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसमें किसी पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसको वो कितने अच्छी तरीके से निभा रहा है। कि हमने टारगेट दिया कि आपको 10,000 की सेल लेके आनी है, और आप कितने की लेकर आए, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट ओनली मार्केटिंग, बट प्रोडक्शन में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, सेल्स में भी हो सकता है, परचेज में भी हो सकता है। इसको स्टोर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नहीं, नॉट ओनली बिजनेस बेटा, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मेरे को टारगेट, सपोज टारगेट दिया गया कि आपको 2 दिन में अकाउंट खत्म करनी है, ठीक है। मैं कर पाई या नहीं कर पाई, तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ठीक है। वहीं मैंने, मेरे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको जो है वर्कर्स से, वर्कर्स इतने हायर करने हैं, या इतने वर्कर्स को निकालना है, तो आप कौन से को निकालोगे, कौन आपके बिजनेस के लिए ज्यादा यूजफुल है उसको रखना है, जो कम यूजफुल है उसको निकालना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, किसी कंपनी के मानव संसाधन के रूप में जो भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, वो जिम्मेदारियां आप कितने अच्छे से निभा पा रहे हो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट है उसका। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? जी, मतलब आज क्या प्राइस लेवल चल रहा है, आज उस बिल्डिंग का प्राइस क्या है, वो वैल्यू लिखेंगे। वरना तो हम हिस्टोरिकल वैल्यू लिखते हैं, इस पे हमने खरीदा है। नहीं, इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन क्या होता है, उतार या चढ़ाव। इन्फ्लेशन इज द अपवर्ड, महंगाई, अगर इसको जनरल लैंग्वेज में हम बोले,
तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तो महंगाई का मतलब तो अपवर्ड हुआ ना। मैंने बिल्डिंग खरीदी फॉर एग्जाम्पल, अभी घर पे बात चली रही थी कि 2 साल पहले, मतलब कोविड जब हटाई था 2-3 साल पहले, तब जो घर थे जहां पर ये, मतलब किसी एरिया के बारे में बात हो रही थी, जो घर थे वो 25 लाख में भी बिके हैं। लेकिन आज उन घरों की वैल्यू जो है वो 37 से नीचे नहीं है, किसी भी घर की वैल्यू, ठीक है। तो जिसने वो घर उस टाइम पर 25 लाख में खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू 37 लाख रुपए है। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ज्यादा भी हो सकती है एरिया के हिसाब से और आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जब मैं अकाउंटिंग करने बैठूंगी, जब मैं लेखांकन करने बैठूंगी, तो अगर मैं इसके बेस पर काम कर रही हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने बिल्डिंग की वैल्यू दिखाऊंगी 25 लाख, इस पर डैप लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पर काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी बिल्डिंग की वैल्यू फाइनल अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में दिखाऊंगी 37 लाख, और इस पर डैप लगाऊंगी। डैप तो दोनों में लगेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है उतार, तंगी, मंदी, ठीक है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, अकाउंटिंग दिया किसने था ये तो बताओ, वो तो रह ही गया, वो चीज तो रह गई इंट्रोडक्शन में कि अकाउंटिंग के फादर, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? लूकस पैसियोली, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी। कौन सी बुक थी? कंप्यूटिस्ट दी स्क्रिप्चरिस। स्पेलिंग कंफर्म कर लेती हूँ। ये जो आप कंप्यूटिस्ट दी स्क्रिप्चरिस पढ़ते हो, ये स्पेलिंग अभी कंफर्म करूंगी मैं, ये एक पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बुक जिसमें अकाउंटेंसी के बारे में बात हुई है या डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात हुई है। लूकस पैसियोली ने 1494 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम अभी मैं बताऊंगी। उसका एक चैप्टर या एक पार्ट था कंप्यूटिस्ट दे स्क्रिप्चरिस्ट, ठीक है, कंप्यूटिस्ट दे स्क्रिप्चरिस्ट, जिस जिसका नाम था, इस बुक का नाम था समा दे अर्थमेटिका। समा दे अर्थमेटिका, जिसमें एक पार्ट था कंप्यूटिस्ट द स्क्रिप्चरिस्ट, उसमें अकाउंटेंसी के बारे में सबसे पहले बात की हुई थी। इसलिए हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी
या फादर ऑफ बुक कीपिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बोलते हैं लूकस पेसियोली को। कहाँ के थे ये? इटली। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल बोलते हैं ना, मैं अपने सिद्धांतों से बाहर काम नहीं करता, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। नींव, नियम, ठीक, नियम या एक आइडियल सिचुएशन जिसके आधार पर काम किया जाता है। तो मतलब जी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? काम करने का आधार, है ना। तो जब ये किसी भी चीज के आगे लग जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे किस आधार पर काम किया जाता है उसके बारे में आपको ये चीजें बताती हैं, ठीक है। तो किसको काम करने का आधार? लेखांकन करने के आधारभूत नियम, बेसिक रूल्स of doing accounting are called principles of accounting। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? वो सारे काम या वो बेस जिसके आधार पर काम किया जाता है, ठीक है। इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये प्रकृति ने या भगवान ने नहीं बनाए, मैनमेड है। दूसरी चीज, एकदम फिक्स नहीं है, बिजनेसेस अपने हिसाब से चेंज भी कर देते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। तीसरी चीज, हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से सेम तरीके से ही चलते हुए आ रहे हैं और लगभग सब लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये जर्नली एक्सेप्टेड है। सामान्यतः इनको स्वीकार कर लिया गया है। सामान्य रूप से स्वीकृत, मानव निर्मित और लोचदार। क्या बेटा? हाँ, एक ही बात है। प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर समझनी है। दो टर्म्स होते हैं आपके पास, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब सिद्धांत और मानदंड, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये भी मैन मेड है,
बनाया तो उनको भी भगवान ने नहीं है, ये भी मैन मेड ही है। ये फ्लेक्सिबल हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। ये रिजिड है, मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जर्नली एक्सेप्टेबल है या जर्नली एक्सेप्ट किया हुआ है इनको लोगों ने। और इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कंपल्सरी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईसीएआई, इंडिया में आईसीएआई। जब आईसीएआई किसी चीज को रूल बना देता है तो उस रूल नंबर को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो है किसी भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल द्वारा नहीं बनाए गए। और यहाँ पर ये इशू किए गए हैं, इशूड बाय एनी अकाउंटिंग प्रोफेशनल टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आईसीएआई या ऐसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स निकालते रहते हैं जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका एएस आता है, इंड एएस आता है, आईएफएएस आता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी अलग अलग संस्थाओं ने निकाले हुए हैं ये। जैसे आपका AS 16 कुछ बोलता है, उसके रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। AS 04 कुछ बोलता है, वो मानना पड़ेगा। AS 21 आपका रॉयल्टी के बारे में बोलता है, वो मानना पड़ेगा। तो अगर आप रॉयल्टी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो इसके हिसाब से करना पड़ेगा, उसका गुडविल कर रहे हो तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसे कैश फ्लो का AS 3 है। ऐसे ही इंडिया के अपने अलग इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम इंड AS बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स रिटन एंड कंपल्सरी होते हैं। और ये कहीं पर लिखे हुए नहीं है, क्योंकि बहुत समय से प्रैक्टिस में है, इसलिए लोग इनको फॉलो करते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस्ड फॉर सो लॉन्ग तो पीपल आर फॉलोइंग। क्योंकि ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस में है तो लोग इनको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन कंपल्सरी हैं, जिसको फॉलो करना कंपल्सरी है। IFRS, IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इनको हम बोलते हैं गैप।
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, PLES और PALS दोनों प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है? चलो आगे बढ़े। व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज AS? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज IND AS? इंडिया नहीं, इंडियन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज IFRS? अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें क्या बोला जाता है, और एब्रिविएशन दे दें यही वाले, IFRS, IFRS। इंडिया ने जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उनका नाम क्या है? IND AS। क्या बोल रहे हो आप? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। थोड़े से प्रिंसिपल हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम बोलते हैं गैप भी बोल देते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा बताऊंगी कि प्रिंसिपल और कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 30 से 35 प्रिंसिपल्स हमारे पास है जिसके बेस पर अकाउंटिंग की जा सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज केवल 5, ठीक है। पहला है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। एक और होता है लीगल एंटिटी कंसेप्ट, लीगल एंटिटी होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखना। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अगर आपको पता हो, जब पैसा लगाया जा रहा है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है, इज इट? क्यों? किसी की वजह से सही बात है। देखो, एक पर्सन जो कि बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ठीक है, और जो उसका बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री बना देते हैं, चिमनी चाहिए ना फैक्ट्री में, तो चुन्नी नहीं, चिमनी, चुन्नी भी चाहिए होगी, हो सकता है महिलाएं पहनती हो, मुंह बांधती हो, मास्क की जगह पर चुन्नियां दी जाती हो। जो उसकी फैक्ट्री हो उसे दो अलग अलग व्यक्तित्व की तरह ट्रीट किया जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सनालिटीज।
अगर बिजनेसमैन कोई पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस में बाहर से आया हुआ पैसा माना जाता है, और अगर बिजनेसमैन कोई पैसा निकाल रहा है तो वो बिजनेस से बाहर जाता हुआ पैसा माना जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुसार व्यापार और व्यापारी दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व है। व्यापार में आने वाला पैसा भले ही वो व्यापारी ने दिया हो, बाहर से आया हुआ पैसा माना जाएगा, और व्यापारी द्वारा निकाला जाने वाला पैसा बिजनेस से बाहर जाता हुआ पैसा माना जाएगा। ठीक है, जो कि उसे लौटाना है। जो पैसा निकाला है वो बिजनेस में वापस लौटाना है, और जो पैसा लगाया है वो बिजनेस को वापस लौटाना है अपने बिजनेसमैन को। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अस्तित्व हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, व्यापार और व्यापारी एक नहीं है। ठीक है, अब एक टर्म इसके अंदर आता है, दैट इज लीगल एंटिटी। तो दो टर्म्स हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या दोनों कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूजन यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी तुमको पता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि लॉ के सामने, कानून के सामने, लीगल टर्म्स में आप दोनों अलग हो या नहीं हो। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो बिजनेसमैन की जो पर्सनल संपत्तियां हैं, जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, उनको बेचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक पार्टनरशिप में हूं, अगर मैं एक पार्टनरशिप में हूं, ठीक है, अगर फर्म को लॉस होता है, अगर फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग कैश टू कवर द लॉस। अब चाहे वो अपना घर बेचे, बाइक बेचे, कार बेचे, घड़ी बेचे, मोबाइल बेचे, कुछ भी बेचे, अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो पार्टनर्स को पैसा लेके आना पड़ेगा लॉस कवर करने के लिए। मतलब इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका जो दायित्व है, जो उसका लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है। समझ रहे हो बात को? अगर ओनर को अपनी पर्सनल संपत्तियां भी बेचकर लॉस कवर करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और जहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बिजनेस एंटिटी तो होगी, बिजनेस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को तो अलग माना जाएगा, लेकिन लॉस के केस में नहीं माना जाएगा, इसलिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है। तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बिजनेस एंटिटी हर बिजनेस में होती है, मतलब ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है, लेकिन नॉट जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो सब में नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती। किसमें नहीं होती? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ में सिर्फ जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और किसमें होती है, किसमें एग्जिस्ट करती है, वो है आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, एक्सेट्रा। ठीक है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस के लॉस कवर करने के लिए अपनी पर्सनल संपत्तियां नहीं बेचनी है, अपनी निजी संपत्तियां, अपनी पर्सनल असेट्स नहीं बेचनी है। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? बिजनेस एंटिटी सारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, सेपरेट लीगल एंटिटी सब में एग्जिस्ट नहीं करती। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी, और नो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि ओनर की लायबिलिटी की लिमिट ही नहीं है जी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने यहाँ बताया कि अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को लॉस कवर करने के लिए अपनी निजी संपत्तियां बेचकर भी पैसा लाना पड़ेगा, तो इनमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो दोनों टर्म अलग अलग है बेटा, मैं यही तो समझा रही हूँ कि बिजनेस एंटिटी का मतलब है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है अकाउंटिंग के पर्पस से। यहाँ पर जो पर्पस लिया जा रहा है वो अकाउंटिंग का पर्पस है, ठीक है। और यहाँ पर जो पर्पस लिया जा रहा है वो लॉस कवर करने का पर्पस है या लायबिलिटी का पर्पस है, कि आपकी लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं है तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और लायबिलिटी की सीमा है तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, ये आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा, लीगल एंटिटी और सेपरेट बिजनेस एंटिटी। प्रत्येक अस्तित्व की अवधारणा, ये हमारा एक प्रिंसिपल है, और ये नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये एक वैसे ही एक कंसेप्ट है। भगवान जी अपनी पेटी बजा रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है। चलो आगे बढ़े। पहला कंसेप्ट था हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मुद्रा मापन की अवधारणा या मौद्रिक मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा ये बोलती है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स will be recorded in books which can be measured in terms of money। केवल वही लेन देन एवं इवेंट लेखांकन की पुस्तक में लिखे जाएंगे
जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। मतलब केवल क्वांटिटेटिव, या फिर मैं बोलूं मात्रात्मक तथ्यों का लेखा किया जाएगा। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है आपका, कोई भी ऐसे इवेंट जिसको मनी में नहीं नाप सकते, भले ही वो कितने ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, उसमें उनका लेखा नहीं किया जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सतत अवधारणा, इसमें ये बोलते हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ये मान के करेंगे कि बिजनेस जो है वो एटर्नल है, चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आ जाती हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। चौथा कंसेप्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एटर्नल। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का every transaction has effect on two accounts, प्रत्येक लेन देन का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा, जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन वो कौन से कंसेप्ट के आधार पर लगाते होंगे? जो चार अभी पढ़ाए हैं ना, वही तुम्हारे चार ऑप्शन है। जो चार ऑप्शन हैं वो यही चार प्रिंसिपल हैं जो अभी तक पढ़ाए हैं। डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो किस सिद्धांत के आधार पर लगाते होंगे? डुअल एस्पेक्ट कैसे, कारण भी बताओ। सारे सारे ट्रांजेक्शन दो अफेक्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली क्यों, बताओ। जी बिल्कुल, आंसर आपका है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्योंकि हम डेप जो लगा रहे हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लगा रहे हैं। उसके बाद भी हम उसको बेचेंगे नहीं, मतलब खत्म नहीं करेंगे, नई मशीन को रिप्लेस कर देंगे, नई मशीन से रिप्लेस कर देंगे। तो जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर लगाते हो। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन आप पढ़ते हो, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हो वो आप डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पर पढ़ते हो। ठीक है, depreciation is charged on the basis of going concern concept and accounting equation works on the basis of dual aspect concept. आज का लास्ट प्रिंसिपल है फिफ्थ आपका, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
लेखांकन अवधि अवधारणा। इसमें आपको बोला जाता है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक period of time and will restart after that period। मतलब हमने ये तो माना है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन तब भी हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग को करके उसे बंद करना होगा, उसे दोबारा से स्टार्ट करना होगा, और ये पीरियड जनरली 12 मंथ्स का होगा। और इन 12 मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालेंगे, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए रीस्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग को दोबारा से। रीस्टार्ट का मतलब ही दोबारा से होता है। So what we did today is लेखा शास्त्र क्या होता है वो बताया था। लेखा शास्त्र के अंदर दो मेन चीजें आती हैं, बुक्स पुस्तपालन और लेखांकन। पुस्तपालन जो कि एक नैरो टर्म है, ट्रायल बैलेंस तक का काम करता है, उसके आगे जो है वो लेखांकन आ जाता है। उसके ये बुक कीपिंग ही है, ठीक है। बुक कीपिंग आपका रफ बुक में एंट्री करना, जर्नल बनाना, लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना आता है। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इसको करने के लिए नहीं चाहिए। करता कौन है, उसको बोलते हैं बुक कीपर। सिर्फ रिकॉर्ड करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको समराइज करना जो है वो आपका बुक कीपिंग में आता है। और जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग शुरुआत होती है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन के जो यूजर होते हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, वो बाद में बताएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद बुक कीपिंग नैरो टर्म है, उससे वाइडर है अकाउंटिंग, उससे वाइडर है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप इन दोनों के बारे में पढ़ाई करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों हम करते हैं अकाउंटिंग, तो वो आपके ये पॉइंट्स थे कि हमें प्रॉफिट पता चलता है, लॉस पता चलता है, बिजनेस की सिचुएशन पता चलती है, रिपोर्ट मिलती है हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस की, हम कंपेयर कर पाते हैं खुद से भी और दूसरे कॉम्पिटिटर्स से भी, ठीक है। एक आधार मिलता है पॉलिसी बनाने के लिए। क्या क्या दिक्कतें हैं जी, ह्यूमन एरर हो सकते हैं जो पता नहीं चलते हैं, सिर्फ मनी वाली चीजें आती हैं, एक सही प्रूफ नहीं है ये प्रॉफिट या लॉस का क्योंकि एरर आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है करना, स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, विंडो ड्रेसिंग होना पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपकी 5 मेन है, फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, एचआरए और इन्फ्लेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एचआरए का ही पार्ट है। नेक्स्ट, फादर ऑफ अकाउंटेंसी है या बुक कीपिंग या डुअल एस्पेक्ट, कुछ भी पूछ लें तो वो लुकस पैसियोली ही हैं, जिनकी बुक का नाम था समा दे अर्थमेटिका। उसका एक पार्ट था कंप्यूटरिस्ट दे स्क्रिप्चरिस्ट, जो उन्होंने 1494 में दिया था, और उसमें ही उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात कही थी। और ये इटली के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस, ये जो है वो मैन मेड हैं और जनरली एक्सेप्टेड हैं, ये जो हैं वो रिटन होते हैं और कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट, पहला कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। सेपरेट बिजनेस कंसेप्ट जो है वो आपका एक प्रिंसिपल है, लेकिन एक और टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें आपकी इसका मतलब होता है कि लॉस कवर करने के लिए आपको अपनी पर्सनल असेट्स जो है वो नहीं बेचनी है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सिर्फ मनी में मेजर होता है उन्हीं को लिखेंगे।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, डेप जो है वो इसी के आधार पर लगाई जाती है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि हर ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो इसी आधार पर काम करती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कि अकाउंटिंग भले ही बिजनेस जो है वो बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन अकाउंटिंग को एक पीरियड के बाद बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और वो पीरियड जो है वो 12 महीने का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था, बाकी पढ़ेंगे कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।